और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान की विधानसभा, जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राजस्थान का विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। संबोधित कर रहे हैं विधायक गण मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिखाते हुए फंड्स का क्रिएशन करके जिस तरह से न्यायपालिका अपने लिए सुविधाएं निर्णय के द्वारा उपलब्ध करवा देती है सरकार से, और सरकार की मजबूरी होती है उस आदेश को मानना, उसी तरह से कल आप एजी के माध्यम से अपील करें कि हाईकोर्ट निर्देश के लिए तो कह नहीं सकते, लेकिन इस पर फैसला करके उनको सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार को भी निर्देशित करने अगर हो जाए कि जल्दी से जल्दी इनको सुविधा हो जाए। तो स्थितियां बड़ी खराब है, हम लोग भी जाते हैं वहां, तो वहां बैठने की जगह नहीं मिलती है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे न बोले, ये आदतें नहीं जाएगी साहब। इनको आप कभी कभी बुला करके विधानसभा की इथिक्स भी बताया करें। मेरे माननीय सदस्य ने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न भी रखा है कि रिटों का निर्णय भी होना चाहिए, और संभाग स्तर पर जितने भी हमारे न्यायालय हैं उनको प्राथमिकता से सुविधाएं मिले। इस विचार पर, आपके विचार पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यथासंभव शीघ्र इस पर निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर बोरा, बैठे बैठे मैं पिछली बार भी टोका था। माननीय वरिष्ठ सदस्य, आप हर 2 बार हो गया। अरे ये केवल भरतपुर का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग लाए थे, क्या ये कानून प्रदेश में लागू है? एक मिनट, इससे संबंध क्या ये कानून प्रदेश में लागू है? यदि ये लागू है, ये प्रश्न से जुड़ा हुआ इसी का भाग है। अध्यक्ष महोदय, ये केवल अधिवक्ता इसी का भाग है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसी का। अध्यक्ष महोदय, जब हमारा कोई मंत्री पिछली सरकार की बात करता है तो उनको तकलीफ होती है, और आप पिछली सरकार की बात क्यों कर रहे हो? ये अधिवक्ताओं की व्यवस्था भरतपुर संभाग की है, ये उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है श्री रविंद्र भाटी। प्रश्न संख्या 866 जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पूछे गए सवाल का आधा जवाब हिंदी में और आधा मुख्य सार अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रही है, जबकि ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी होने के बाद विधेयक मूल रूप से हिंदी भाषा में सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नों के जवाब पूर्णतः हिंदी में प्रस्तुत की जाए, इस संबंध से मैं आसन से व्यवस्था उपेक्षित करता हूं। साथ ही साथ पहला मेरा पूरक सवाल है, बाड़मेर जिले में पृथक किए गए 57,205 परिवारों में से स्वेच्छा से कितने तथा जबरदस्ती से कितने परिवारों को पृथक किया गया, और जो जबरदस्ती से पृथक किए गए परिवार हैं उनके द्वारा पात्र परिवारों का हक मारने के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की? अगर नहीं की तो कब तक करने की मंशा आप रखते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, शिव से आने वाले विधायक ने युवा साथी हैं और छात्र राजनीति से निकलकर गांव के इन्होंने ग्रामीणों की जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका प्रश्न पूछा। मैं इनको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर जिले में जो इन्होंने पूछा, गिव अप, हमने किसी को जबरदस्ती से नहीं हटाया। गिव अप अभियान राजस्थान का भारत में दूसरा अभियान है जिसका एक मॉडल के रूप में गया है, और राजस्थान में 54,49,778 लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम गिव अप के माध्यम से हटाए, और जिसमें बाड़मेर जिले से आप सुनिए, आप बैठे नहीं बोलिए बात का। तीसरी बार कह रहा हूं। और यदि बहस करनी है तो बहस करना, आपका बहस करूंगा आपसे, आप करना, क्योंकि आप ही के साथी कल मुझे बोल रहे थे धन्यवाद, क्योंकि 5 साल कह रहे थे हमारी सरकार ने एक भी नाम नहीं जोड़ा और आपने 73 लाख जोड़े, वो आप ही के साथी मुझे धन्यवाद दे रहे थे। हाँ तो सुनिए, फिर बीच में मत बोलिए, या तो जवाब के लिए तैयार रही है या तो बोलो मत। हाँ बोलिए, बोलोगे तो जवाब देंगे। हाँ सब लोग। हाँ, अब बाड़मेर जिले में मैं माननीय शिव से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा, 1,56,654 लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 को 1 साल पोर्टल चालू हुआ है, उसमें
3,08,429 यानी डबल संख्या में बाड़मेर जिले से लोग नए जुड़े हैं जो लंबफुसों से वंचित थे। और शिव, जहां से आप आते हो, शिव विधानसभा से आपके 43,042 लोगों द्वारा गिव अप किया गया और नए लाभार्थी 82,306 डबल लाभार्थी वहां से जुड़े हैं। और आज भी मैं माननीय सदस्य को यदि ये वेदना है कि कोई वंचित है, तो भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली बार, इस सरकार ने, किसी राजस्थान में किसी सरकार ने गरीबों को कोई भी वंचित नहीं रहे, इस ध्येय लक्ष्य लेकर चले। पोर्टल पूरे समय चालू है और 11 लाख के रिक्त स्थान हमारे पास आज भी हैं। जिसको जुड़ाना चाहे आप जुड़ाइए आपके टाइम में। आपके शिव में अभी हमारे पास 1421 एप्लीकेशन 2025 के पोर्टल में विभिन्न स्तर पर पेंडिंग है। बाड़मेर में 4,997 एप्लीकेशन पेंडिंग है। कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वापस आप सत्यापन करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जो सक्षम है वो भी इन लाइनों में होता है और जो कैपेबल नहीं है कई बार उनके भी नाम काट दिए जाते हैं, ये कहना है। तो एक बार आप ये कराएं। साथ ही साथ मेरा जो सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल है उसमें क्या सरकार खाद्य सुरक्षा, धन्यवाद आप रो मंत्री जी रो, विशेषकर बीकानेर आउनाड़ा रो खूब आभार। क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी की जांच कराने और परिवार के सदस्यों के आधार पर वर्तमान में निर्धारित क्वांटिटी को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? उसका एक क्वांटिटी और क्वालिटी का जो कहा है, इसमें क्वालिटी का इसलिए क्योंकि एक आम धारणा बन चुकी है कि ये जो गेहूं आप दे रहे हैं इससे कई डिजीज जैसे कैंसर और तमाम रोग जो है इससे बढ़ रहे हैं, ऐसी जो है एक धारणा बन चुकी है। इसलिए आप क्वालिटी की बात जरूर करें। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 2 खंड में प्रश्न पूछा। एक तो कि जो लोग वापिस से कोई ऐसे हैं जो जैसे EKYC जिन्होंने नहीं कराई, उनको वापस जोड़ने के लिए बाड़मेर जिले में हमें 1525 ऐसी परियोजनाएं आई, जिसमें मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि इसमें से लगभग 802 को हमने पुनः जोड़ दिया गया है। 81 अस्वीकार की गई और 642 अभी परियोजनाएं उसमें काल में चल रही है, उसमें आवेदन जांच में चल रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न, इसमें खाद्य सुरक्षा में जो लाभार्थी हैं, तो उसमें ना सिर्फ 5 किलो गेहूं, ये खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलो गेहूं है, उसको मिलता है और बिल्कुल क्वालिटी अच्छी। आप ये कैंसर का सर्वे पता नहीं कहां से लेकर आए हो। मेरे ख्याल से मेरे फादर खुद कैंसर के डॉक्टर हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि कनक देने से कोई कैंसर होता है। बाजरी दे दो, बाजरी साहब, बाजरी दे दो आप गेहूं की जगह। और दूसरा आपने ये पूछा कि उन लाभार्थियों को, दूसरा उनको लाभार्थियों को कि भाई 5 किलो गेहूं तो मिलता है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना से। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें 450 रुपए में मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से जो ये 73 लाख लोग वंचित थे, उनको मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से फ्री चिकित्सा सुविधा मिल रही है। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में 5 लाख की राशि कल को दुर्घटना में। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ, प्रश्न संख्या 6। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, ये सही है कि जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में कई बार लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। विगत 1 वर्ष में जयपुर शहर की आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट A पर संलग्न है। खंड 2, जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट रोकने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट B पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों की लगातार आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं हो रही है, परंतु आज तक कोई एकल हेल्पलाइन नहीं है जहां लोग तुरंत मदद मांग सकें? नतीजा ये होता है कि सूचना देर से पहुंचती है, भीड़ पहले जुड़ जाती है और इंसान वन्य जीव का सामना संघर्ष में बदल जाता है। सूचना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को फोन करते हैं, फिर वहां से सूचना वन विभाग तक जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यदि हाँ, तो क्या विभाग 100 नंबर की तर्ज पर 24 घंटे सक्रिय वन्य जीव हेल्पलाइन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा
वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आने के बाद या तो पुलिस थाने में सूचना दी जाती है या 100 नंबर पर सूचना करके वन विभाग को सूचना आज तक प्राप्त होती थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि वन एवं वन्य जीव संबंधी समस्याओं को विभाग को सूचित करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रत्यक्ष हेल्पलाइन नंबर 1926 स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है और माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि इस हेल्पलाइन को 1 माह के अंदर अंदर चालू कर दिया जाएगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या ये सही है कि शहर के झालाना, आमागढ़ और नारगढ़ के लेपर्ड अब लगातार जंगलों से निकलकर घनी आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो रहे हैं? लेपर्ड की बढ़ती संख्या और सिमट रहे जंगल एरिया की वजह से टेरिटरी की तलाश में लेपर्ड लगातार आबादी क्षेत्र में घुस रहा है। यदि हाँ, तो क्या विभाग महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती है? सूचना मिलते ही 5 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया जाता है वहाँ महाराष्ट्र में, ताकि भीड़, शोर और भगदड़ से लेपर्ड को और लोगों दोनों को सुरक्षा बनी रहे। तो क्या आप भी ये महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखते हैं? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही एक अच्छा और सारगर्भित सुझाव रखा है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि जब वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहां रहने वाले आमजन उद्दलित हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे वन्य जीव भी घबराता है और आमजन में भी घबराहट पैदा होती है और यदा कदा आमजन वन्य जीव के ऊपर पथराव भी करते हैं, लाठी से वार करने का प्रयास भी करते हैं, जिसकी परिणति ये होती है कि वो वन्य जीव आम जन के ऊपर भी हमला करता है और कई बार उसके अंदर कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं और सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में इस प्रकार की जो प्रचलित योजनाएं हैं उस पर विभाग परीक्षण करेगा और आने जो हमारा वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है, हम प्रयास ये करेंगे कि इसी वित्त वर्ष के अंदर इस प्रकार की कोई एसओपी बना करके संपूर्ण राजस्थान के अंदर उसको लागू करें, जिससे एक पेरिफेरा को संरक्षित करके वन्य जीव और आम जन में उस टकराव को रोका जा सके। इसके लिए वन विभाग पूरी तरह से कृत संकल्पित है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर इस एसओपी को हम राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। अगला प्रश्न श्री प्रशांत शर्मा। प्रश्न संख्या 819। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को उत्तर मिल गया है। मेरा इस विषय में पहला पूरक प्रश्न है कि उत्तर में उल्लेखित विपणन विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण व मरम्मत का कार्य निकट भविष्य में कब तक किया जाना प्रस्तावित है? माननीय मंत्री जी। आमेर से आने वाले विधायक महोदय द्वारा पूछा गया प्रश्न में कि 16 सड़कें इनके द्वारा वहां पर क्षतिग्रस्त बताई गई है और उनका नवीनीकरण का कार्य 29 किलोमीटर का है। इसमें पहले तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता था और काफ़ी समय से ये बंद था, तो इस वर्ष 16/9/2025 को ये आदेश जारी किए गए कि मंडी समिति सड़कों का मरम्मत कराई जाएगी। जो 5% राशि है जो सकल बचत का, उसका सड़कों का नवीनीकरण हेतु राशि उपयोग की जाएगी। अगला प्रश्न। क्या कोई नई सड़कें भी वर्तमान में कृषि विपणन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र आमेर में प्रस्तावित हैं? बिल्कुल, जो आप प्रस्ताव देंगे सरकार में, जैसे आपने नवीनीकरण का कहा, तो आपके आमेर मंडी में आमेर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 41.54 लाख रुपए राशि वहां पर है बचत में, जिसमें आप उपयोग सड़क के नवीनीकरण के लिए कर सकते हैं और जो नवीन सड़क संपर्क के लिए जो आपकी राशि वहां पर जितनी सकल बचत में होगी उसके लिए आप नवीन सड़कों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और आप ये नवीनीकरण के लिए 41.54 लाख के प्रस्ताव भिजा देंगे तो उनका नवीनीकरण में हम सरकार ले लेगी इसको। अगला प्रश्न है श्री संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 534। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बिंदु संख्या 1 में जो 727 आंगनबाड़ी केंद्र एक कमरे में संचालित हैं, उन्हें बड़े और पर्याप्त भवन में स्थानांतरित करने हेतु सरकार के कदम तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं
21-22 में जो पोषण वाटिकाएं विकसित होने के बाद इन वाटिकाओं से वंचित रह गईं तथा नए खोले गए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास की सरकार की योजना। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में पोषण अभियान के अंतर्गत नवाचार के रूप में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई थी। वर्तमान में भी केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित की जा रही हैं। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राज्य मद से विकसित किए जा रहे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थान की उपलब्धता के अनुसार पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। वर्तमान में 107 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 242 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी स्थान की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने के कार्य करे जाएंगे। माननीय सदस्य। दूसरा पूरक प्रश्न बिंदु संख्या 4 में, क्या यह सही है कि भारत सरकार के नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए देय राशि वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से अपर्याप्त है? गत बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, परंतु अभी भी यह मानदेय पर्याप्त नहीं है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण रूप से इन कार्यों को संपादन कर रही हैं। वर्तमान में उनके पारिवारिक भरण पोषण को देखते हुए क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं संचालन राशि में वृद्धि के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। भारत सरकार के स्तर पर समय समय पर मानदेय एवं अन्य मदों में देय राशि में वृद्धि हेतु अनुरोध किया जाता है एवं राज्य की ओर से भिजवाए जाने वाले एनुअल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में भी आवश्यकता अनुसार उक्त राशि में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का है, उसे स्थगित किया जाता है। वो 2 विभागों से संबंधित है। एक विभाग का तो उत्तर आ गया था, दूसरे का नंबर नहीं है, तो जैसे ही समाज कल्याण का आएगा उस दिन इस प्रश्न को ले लिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। प्रश्न संख्या 971। माननीय मंत्री जी। प्रश्न के 1 वर्तमान में बदरौर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बदनौर क्षेत्र के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों की संख्या मात्र 812 है, जो कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड 1700 से 2000 प्रकरण से बहुत कम है। भविष्य में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद। पूरे प्रश्न है, कोई हो तो बताओ। वैसे तो उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि बदनौर जो एरिया है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है, वहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक कोई बसों की व्यवस्था नहीं होती है और ब्यावर वहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि आपकी गाइडलाइन के अनुसार 812 प्रकरण ही वहाँ है, तो नियमों में कोई संशोधन करके वहाँ का जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ के गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को एक उचित न्याय, सस्ता न्याय मिल सके, इसके लिए आप नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का प्रश्न और इनकी मांग वाजिब है। पहाड़ी एरिया में दूरस्थ स्थान पर होता है तो लिटिगेंट को जाने में तकलीफ अवश्य होती है। इस पर सरकार अपने संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि यही सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का आधार भी बनता है। शीघ्र न्याय हो, सस्ता न्याय हो, पारदर्शिता हो। हम पूरे प्रयास करेंगे कि ऐसे दूरस्थ स्थानों पर जहाँ जहाँ भी हमारे न्यायालय हैं उनमें कैसे व्यवस्था की जा सके।
लिटिगेंट को नज़दीक ऐसे न्याय मिले, इस पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी और अपने संसाधनों की उपलब्धता और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुमति से इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न ललित मीणा। प्रश्न संख्या 518। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला 12 में वर्तमान में कुल 575 उचित मूल्य की दुकानें उपखंडवार सूची प्रशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 वर्ष 2020 से 25 तक जिला 12 में पदस्थापित रहे अधिकारियों परिवर्तन कार्मिकों के द्वारा विभागीय नियमानुसार उचित मूल्य दुकानों किए गए। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर 434 उचित मूल्य दुकानों को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किए गए। उक्त अवधि के दौरान जिले में पदस्थापित रहे अधिकारियों परिवर्तन कार्मिकों का विवरण प्रशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 उक्त अवधि में जिला 12 में कुल उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए एवं 82 संबंध अटैचमेंट के आदेश जारी किए गए तथा उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाए जाने के कारण राशन डीलर का प्राधिकरण पत्र निलंबित होना प्रमुख कारण रहा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूँगा कि जिन 82 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए और अन्य दुकानों को अटैच किया, वहाँ उपभोक्ताओं को दूरी तय करने में बड़ी दिक्कत आती है। इस क्षेत्रों में क्या हम नई दुकानें और खोलने का विचार रखते हैं? क्या सरकार स्पष्ट किया जो 82 प्रकरण दर्ज किए हैं इनमें कितने कालाबाजारी के और कितनों पे पुलिस द्वारा FIR की गई? साथ ही जो 82 डीलरों के खिलाफ जो बहाल किए गए वो किस आधार पे बहाल किए गए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि दूरी पर नई दुकानों का, तो मैं बताना चाहूँगा 12 जिले में हमने 38 नई दुकानें 8 नई दुकानें नवसर्जित की और जो 30 दुकानें काफ़ी समय से रिक्त थी उनकी विज्ञप्ति जारी कर 33 दुकानों का आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। 38 में से 30 रिक्त और 8 नवसर्जित और 3 में कोर्ट का स्टे और 2 की प्रक्रिया चालू है। दूसरा, इनके द्वारा प्रश्न की 82 जो निलंबित की गई थी उसमें 52 बहाल कर दी गई। वो इसलिए कि वो जवाब देते हैं, जब हम निलंबन किया जाता है तो उसका जो उचित मूल्य दुकानदार है उसका जवाब देता है, उसका जवाब संतुष्ट पाए जाने पर उसको बहाल कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूँगा तो जो 82 जो आपने यहाँ पर बहाल किए, कई जो पोज मशीन है उनमें 100 कुंटल से ऊपर कई का माल पेंडिंग है और यहाँ जयपुर से ऑनलाइन होता है डिपार्टमेंट से, तो उनको अलॉटमेंट नहीं हो पाता पोज मशीन में, तो आम उपभोक्ता जाता है तो वो कहता है अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम 100 कुंटल से ऊपर वाले जो डीलर हैं उनको जो राशन अलॉट नहीं हुआ उन पर कोई सरकार कुछ विचार करती है क्या? साथ ही जो डीलर हैं उनके जो वर्षों से कई हमारा 5-7 महीने से उनका जो काम करने का जो कमीशन है वो भी पेंडिंग है, तो सरकार इसमें क्या विचार रखती है कि जो 100 कुंटल से ऊपर जो डीलर है उनको वो आम आदमी को कैसे मिले? अलॉटमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, सरकार करे या नहीं करे, लेकिन उसको गेहूं नीचे मिलना चाहिए, उसको राशन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस तरह कहीं भी कोई नहीं है कि गेहूं नहीं मिल रहा है। सभी जो लाभार्थी हैं उनको पूरे राजस्थान में किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाएं उन्हें गेहूं उपलब्ध है। और साथ में जो इन्होंने उचित मूल्य दुकानदारों का कमीशन की बात करी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो वर्षों से लंबित उन्होंने 10% कमीशन राशन डीलर का बढ़ाया, और न सिर्फ बढ़ाया बल्कि पहली बार लंबे समय बाद ये हो रहा है कि उनका डीलर कमीशन समय पर मिल रहा है और नवंबर 30 तक का सभी डीलर का कमीशन राजस्थान में क्लियर कर दिया जा चुका है, जो लंबे समय बाद ऐसा काम हुआ डीलर के लिए। अगला प्रश्न श्री बहादुर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, 173 क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। पूरा पर क्वेश्चन मेरा पूरा पूछे। बीमार बहुत गंभीर क्वेश्चन है और ये एक मेरी विधानसभा का क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे राजस्थान का ही मानो। आज इस तरीका से माननीय अध्यक्ष जी जो किसान, मैंने गौशाला खोलने का क्वेश्चन लगाया था और ये पूरे राजस्थान में भरतपुर जिले में बैर तहसील में बैर विधानसभा में जिस तरीका से आज जो किसान परेशान हैं, जो गाय से और जो साढ़ हैं उनसे इतना परेशान हैं, यानी आपके चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो
कर्मचारी हो चाहे हम नेतागण हो, हम सब अपने घर पे सो जाते हैं और सब अटैच लेटरिन बाथरूम होते हैं, बाहर भी हवा में नहीं निकलते। और जिस तरीका से किसान लठ लेके, माननीय अध्यक्ष जी प्रश्न पूछो। आप क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। जो किसान लठ लेके अपनी सर्दी में खेत पर बैठा रहता है, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो गौशाला जो खोलनी चाहिए, चारागाह हर पंचायत में, हर तहसील में चारागाह पड़े हुए हैं, क्या उस चारागाह के लिए माननीय मंत्री जी सरकार गौशाला के लिए अलॉट करे और अलॉट करके और एक अखबार के द्वारा, सरकार के द्वारा हम आपके गौशाला खोलने के लिए तैयार हैं, तो प्राइवेट संस्था भी आ जाएंगी। तो जब तक यानी आपके किसी को मालूम नहीं पड़ेगा तो गौशाला कहां से खुलेंगी? पहला क्वेश्चन तो ये है माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्न का उत्तर आना एक कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने ये मांग की है कि भरतपुर में, इनके बैर विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान भर में जो निराश्रित और बेसहारा गोवंश है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुलनी चाहिए और उनकी सेवा होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए माननीय हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रयासरत है, हमारी सरकार भी प्रयासरत है। राजस्थान में 4000 से ज़्यादा अभी गौशालाएँ संचालित है और उनमें 4000 से जो ज़्यादा गौशालाएँ संचालित है, उनमें से पात्र गौशाला अभी 2025-26 में